अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर जहां आरा शम्स आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से खुश आमदीद कहती हूँ। आज का हमारा प्रोग्राम कोर्स कोड 6403 क्लासरूम मैनेजमेंट से मुतल्लिक है। आज के प्रोग्राम में हम यूनिट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा प्रोग्राम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। आज के प्रोग्राम में हम यूनिट नंबर 8 के पहले हिस्से को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट प्रोग्राम में हम यूनिट नंबर 8 के दूसरे हिस्से को डिस्कस करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे और क्लियर करने की कोशिश करेंगे, उसमें सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि टीचर्स को किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, टीचर्स उन प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करता है, लेसन प्लानिंग क्या है, लेसन प्लानिंग के स्टेप्स क्या हैं, डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर क्या है और टीचर इसको कैसे हैंडल कर सकता है। और इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे पास जो एक्सपर्ट मौजूद हैं वो डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल हैं। डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और डॉक्टर साहब का ताल्लुक़ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी फ़ैकल्टी ऑफ एजुकेशन से है और डॉक्टर साहब अरसा कई साल से दर्स व तदरीस में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसा कि हमारा यूनिट है क्लासरूम मैनेजमेंट ट्रैकिंग, तो क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, ये कॉन्सेप्ट आप हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि ये क्या है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे मौका दिया कि मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करूं। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 में भी हमने क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे और हमने ये भी थारोली डिस्कस किया था कि हम क्लासरूम मैनेजमेंट क्यों करते हैं और उसके फर्दर फीचर्स क्या हैं। तो मैं दोबारा से डॉक्टर साहबा ने सवाल किया है इस यूनिट के हवाले से, उसको लिंक करने के लिए। क्लासरूम मैनेजमेंट डॉक्टर साहबा ये है कि जनरली स्पीकिंग मैनेजिंग द क्लासरूम। अब जब आप क्लासरूम को मैनेज करने की बात करते हैं तो वहाँ पे आपके पास मटेरियल रिसोर्सेज भी हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं। ठीक है। अब मटेरियल रिसोर्सेज क्या हैं कि आप के पास एवी एड्स हैं, ऑडियो विजुअल एड्स, आपके पास सीटिंग अरेंजमेंट है, आपके पास वाइट बोर्ड है, चार्ट्स हैं, जितने भी आपके पास जो रिसोर्सेज क्लासरूम के अंदर हैं उनकी अरेंजमेंट से रिलेटेड है। और दूसरे जो मैनेज करना है आपने, वो पीपल्स को मैनेज करना है, जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनको आपने मैनेज करना है, उनके बिहेवियर्स को मैनेज करना है, उनकी लर्निंग को मैनेज करना है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट बेसिकली इट्स अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग students in the classroom as well as the material resources present in the classroom। और इसको मैनेज करने के लिए टीचर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स और मेथड्स और स्ट्रेटजीज यूज़ करता है और ये मैटर करता है कि आपके क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उसका कंटेंट क्या है, उसकी नेचर क्या है और क्लासरूम की सेटिंग्स क्या हैं, क्लासरूम का लेवल क्या है। अकॉर्डिंगली फिर आप जो है वो सारी ये दोनों चीज़ें जो है वो मैनेज करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने इतनी सारी जो चीज़ें बताई मैनेज करने के हवाले से, तो फिर इसका मतलब है कि टीचर को काफ़ी वर्क करना पड़ता होगा, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते होंगे। तो वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं, हम चंद प्रॉब्लम्स हमें बताएं कि जो टीचर्स को फेस करने पड़ते हैं जब उसने इतनी सारी चीज़ों को क्लासरूम में मैनेज करना होता है। जी डॉक्टर साहबा, जो क्लासरूम मैनेजमेंट में जब ज़ाहिर है आपने मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है, दो तरह के इनको मैं कैटेगराइज करता हूँ प्रॉब्लम्स को। एक तो जनरल नेचर के प्रॉब्लम है जो टीचर फेस करता है, एक पर्टिकुलरली जो क्लासरूम से रिलेटेड है। ठीक है। तो जो जनरल नेचर के प्रॉब्लम्स हैं वो भी मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर लूँ। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ज़ाहिर है फाइनेंस का है। टीचर्स के पास गवर्नमेंट जॉब करते हैं सिर्फ और उनके पास अदर सोर्सेज नहीं होते इनकम के, और उनको हमेशा ही ये रहता है कि जी जो बेनिफिट्स हैं या जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, पे जो है वो नहीं है, उतनी अप्रोप्रिएट नहीं है कि वो अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर सकें। अच्छा, सेकेंडली उनको एक बड़ा इशू रहता है ट्रांसफ़र्स का, जो फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स होती रहती हैं। ये भी जनरल नेचर का प्रॉब्लम है कि आए दिन जो है वो टीचर्स ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो एक सेटलमेंट करते हैं अपने घर की, बच्चों की, उनकी स्कूलिंग की, और साथ ही सडनली अगले मंथ में उनका ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर उनके लिए एक प्रॉब्लम बनता है ट्रांसपोर्टेशन का कि वो किस तरह ट्रैवल करके जाएंगे और किस तरह मैनेज करेंगे अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, किस तरह तैयार करेंगे अपने आप को और ट्रांसपोर्टेशन कैसे मैनेज करेंगे। तो ये एक बड़ा इशू है कि जो फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स हैं
वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ये भी जनरल नेचर का प्रॉब्लम है। फिर इनको सोसाइटी में जो है उस तरह की जो रिस्पेक्ट है वो नहीं मिलती। एज ए टीचर आप सोसाइटी में जाते हैं, जैसे पहले आज से कोई 40 साल पहले जो टीचर को एक माशरे में रिस्पेक्ट थी वो आजकल नहीं है। तो उनको मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ ताने भी सुनने पड़ते हैं, मुख्तलिफ़ बातें भी सुननी पड़ती हैं। तो ये भी एक जनरल नेचर का प्रॉब्लम है कि आपको एक फेस करना पड़ता है सोसाइटी में। फिर डॉक्टर साहब एक जो पॉलिटिकल जो प्रेशर है, जैसे मुख्तलिफ़ जो MNAs और MPs जो इलाकों में होते हैं वो आपको प्रेशराइज़ करते हैं कि इन स्टूडेंट्स को एडमिशन करना है, नहीं करते तो आपके लिए प्रॉब्लम है, और इन स्टूडेंट्स को पास करना है, नहीं करते तो आपके लिए प्रॉब्लम है। तो ये जनरल नेचर की प्रॉब्लम है जो मोस्टली टीचर जो है ना वो फेस करते हैं। अब मैं स्पेसिफिकली ना क्लासरूम से मुतल्लिक बात करता हूँ। पाकिस्तान में गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जनरली क्लास साइज़ जो है वो 60 to 70 होता है, और छोटी क्लासेस में तो ये तादाद 100+ भी चली जाती है। और कॉलेज साइड पे बाज़ दफ़ा जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं या सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे 250 राउंड अबाउट क्लासेस होती है। इंग्लिश का पीरियड पढ़ते हैं तो वो 200-250 पूरे ग्राउंड में ऐसे बैठे होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लास में जगह ही नहीं होती। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है क्लासरूम मैनेज करने का कि आपके सामने एक लार्ज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लासरूम के अंदर मौजूद हैं, ओवर क्राउडेड हैं। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स खड़े होते हैं क्लासरूम के अंदर लेक्चर पढ़ने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। हम जब बात करते हैं कि एफिशिएंट टीचिंग करें, इफ़ेक्टिव टीचिंग करें और ह्यूमंस और मटेरियल रिसोर्सेज को मैनेज करें, तो इतने बड़े नंबर को डील करना, उनको कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दे पाना, उनको प्रॉपर डिलीवरी दे पाना कि उनको इन्फॉर्मेशन सारी समझ आ जाए, ये बड़ा मुश्किल है। तो ये ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर इसके बाद जो मसला आता है वो आता है कम्युनिकेशन का, यानी जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अब बुक्स क्या है, बुक्स इंग्लिश में है, टीचर उर्दू में पढ़ा रहा है, और जो पढ़ने वाले आगे बैठे हैं वो पंजाबी हैं, मोस्टली उनकी मदर टंग पंजाबी है। तो ये एक बड़ा इशू है। या इवन कोई बलोची या पश्तो बैठे हुए हैं या सिंधी बैठे हुए हैं, बुक्स इंग्लिश में है, गवर्नमेंट कह रही है कि इंग्लिश में टीच करें ये कोर्स, पढ़ाने वाले की लैंग्वेज उर्दू है, और जिन्होंने समझना है वो पंजाबी हैं, पश्तो हैं या किसी और लैंग्वेज में है। तो वो कैसे ये मुमकिन होगा? ये बड़ा एक प्रॉब्लम है टीचर के लिए कि वो एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव टीचिंग कर पाए जब मल्टीलिंगुअल जो लोग हैं वो वहाँ पे सामने बैठे हुए हैं। तो ये एक कम्युनिकेशन का एक बहरहाल गैप रहता है। फिर इसी तरह क्लासरूम में डिसिप्लिन के बड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं टीचर को। लाइक इतना बड़ा जो ओवर क्राउडेड रूम्स हैं, भरे हुए कमरे हैं, उनमें आपको डिसिप्लिन के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। स्पेशली वो टीचर्स जो बोर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वाइट बोर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनकी तवज्जो बोर्ड की तरफ ज़्यादा होती है, लिखने में ज़्यादा होती है, क्लास की तरफ कम होती है, तो उससे डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो डिसिप्लिन के इश्यूज़ जो हैं वो क्लासरूम में उनको फेस करने पड़ते हैं। तो क्लासरूम की, जैसे मैंने बताया कि क्राउड ज़्यादा होता है, वॉइस का इशू रहता है, यानी टीचर को अपनी इस्तात से बाज़ दफ़ा ज़्यादा ऊंचा बोलना पड़ता, क्योंकि बाज़ दफ़ा क्लासेस को हम, जो बड़ी क्लासेस हैं उनको हॉल्स में अरेंज करते हैं, रूम में आते नहीं हैं, और बाज़ दफ़ा ग्राउंड में बिठाते हैं, तो मौसम की वजह से ज़ाहिर है ग्राउंड में भी क्लास नहीं हो पाती, तो बाज़ दफ़ा हम हॉल्स में बिठाते हैं। अब टीचर के पास बाज़ दफ़ा मटीरियल रिसोर्स नहीं होता कि वो माइक के अंदर बोले और पूरी क्लास को आवाज़ जाए, तो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ऊंचा वो बोलता है ताकि स्टूडेंट्स उसको सुन सकें और समझ सकें। तो ये एक प्रॉब्लम रहता है कि आपकी जो टोन है या आपकी लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड भी करे और उनको आवाज़ भी आए। तो इसमें एक प्रॉब्लम जो मेन रह गया वो ये कि फ़िज़िकल रिसोर्स का ना होना क्लासरूम के अंदर। गवर्नमेंट चूँकि हमेशा यही कहती है कि आपको पता है कि ये यूनेस्को कहता है 4% ऑफ द जीडीपी सर्व करें एजुकेशन के ऊपर, और हमारी तमाम गवर्नमेंट्स ने 2.1 से ऊपर या 2.3 से ऊपर हम जाते ही नहीं है, और मोस्टली 1.8 समथिंग 1.8% ऑफ जीडीपी हम वो एजुकेशन पे खर्च करते हैं। तो टीचर जो क्लासरूम के अंदर मौजूद है उसके पास रिसोर्सेज ही को नहीं है, मल्टीमीडिया नहीं है, वो क्लास को इंटरेस्टिंग नहीं बना सकता, वो इंटरेक्टिव नहीं बना सकता, उसके पास जैसे माइक अवेलेबल नहीं है अगर बड़ी क्लास है, या बोर्ड पे बोर्ड्स जो है ना वो ब्लैक बोर्ड अवेलेबल है तो उससे चॉक से लिखना पड़ता है,
तो उसकी डस्ट से भी वो बीमारी जो है ना वो लगती है, डस्ट उसको इनहेल करता है। तो हमारे पास ग्रीन बोर्ड या वाइट बोर्ड भी कम है चूँकि अवेलेबिलिटी नहीं है। तो फिज़िकल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज आप कह सकते हैं इसको। ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है कि हम एक कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट जो है ना वो क्रिएट नहीं कर पाते। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने जो बातें की, जो बातें बताई, इनमें दो चीज़ें, जैसे एक आपने लैंग्वेज का जिक्र किया, तो ये वाकई हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है कि हम जब बात करते हैं तो हमें घरों में पंजाबी में बात करनी है, जब हमने सोचना है तो हमने उर्दू में सोचना है, और जब हमने लिखना है तो डिमांड किया जाता है कि हम इंग्लिश में लिखें। इसी तरह जिस तरह के आपने बात की कि रिसोर्सेज का इशू है, और थ्योरेटिकली जिस तरह से चीज़ें हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, प्रोस्पेक्टिव टीचर्स को तैयार करके भेजते हैं कि कंजस्टेड ना बिठाएं, स्पेसेस हों, लेकिन एक्चुअली जब प्रैक्टिकली स्टूडेंट वहाँ पे जाता है तो उसको बहुत सारे स्टूडेंट्स दे दिए जाते हैं। तो वहाँ पे वाकई ही बड़ा ज़रूरी है कि हम ये सब्जेक्ट क्लासरूम मैनेजमेंट अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएँ और उन्हें टेक्निक्स बताएँ और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दें। तो डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं कि क्या टीचर्स की कोई नीड्स होंगी, क्योंकि आपने प्रॉब्लम्स का जिक्र किया, तो कुछ नीड्स होंगी जिनको हम एड्रेस कर सकते हैं? जी बिल्कुल। जब हम क्लासरूम मैनेजमेंट में एफिशिएंट और इफ़ेक्टिवनेस की बात करते हैं कि मिनिमम रिसोर्स को टीचर यूज़ करे और मैक्सिमम आउटपुट ले और अपने जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करे, तो अल्टीमेटली इन प्रॉब्लम्स के साथ टीचर्स की नीड्स भी हमें देखनी पड़ेंगी। तो बिल्कुल टीचर्स को नीड्स की ज़रूरत है, स्पेशली आजकल के दौर में हम कहते हैं कि टीचर एजुकेटर जो है वो रिसर्चर भी हो। तो जब हम कहते हैं कि टीचर एजुकेटर रिसर्चर भी हो तो अल्टीमेटली उसको लेटेस्ट बुक्स जो है ना वो स्कूल के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। आपको पता है स्कूल्स के अंदर लाइब्रेरी होती ही नहीं है। अक्सर मोस्टली गवर्नमेंट स्कूलों में लाइब्रेरीज़ का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है, या हैं तो बंद पड़ी हैं, उनको रन करने वाला कोई नहीं है। मलेशिया में हमारे एक डॉक्टर साहब गए थे तो वो बता रहे थे वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइब्रेरीज़ रन करते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा कल्चर ही कोई नहीं है कि हम स्टूडेंट्स को प्रमोट करें और वो लाइब्रेरी को स्टूडेंट्स मैनेज करें। तो चूँकि लाइब्रेरीज़ में बुक्स आती ही नहीं है, लेटेस्ट किताबें आती नहीं हैं, तो टीचर अपना नॉलेज अपडेट नहीं कर पाता। अगर किताबें रेगुलरली अपडेट होती रहे, जर्नल्स आते रहें जो हवा का झोंका होते हैं, फ्रेश नॉलेज लेके आते हैं, तो टीचर अपने नॉलेज को अपडेट करता रहे और उसकी ज़रूरत पूरी होती रहे। एक तो ये है कि लाइब्रेरीज़ जो हैं वो अवेलेबल करें और उनमें जो लेटेस्ट बुक्स और रिसर्च जर्नल्स हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएं। ये टीचर्स की ज़रूरत है कि हम उनको टीचर रिसर्चर बना सकें। ठीक है, खाली हम उनको वो पुराना जो एक नॉलेज है उस तक उनको महदूद ना करें, उनको अपडेट करें न्यू नॉलेज के ऊपर। फिर इसके अलावा हम उनके लिए वर्कशॉप्स अरेंज करें। अगर उन्होंने अपनी रिसर्च स्किल्स को इन्हांस करना है, उनको ज़रूरत है कि अपनी रिसर्च स्किल्स को इन्हांस करें, तो वो वर्कशॉप्स अटेंड करें। फिर इन टीचर्स के लिए, चूँकि हम जब ये कहते हैं ना ह्यूमंस के साथ डील करना है, तो आए दिन आप नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, नए नए मेथड्स आ रहे हैं, नए नए टैक्टिक्स आ रहे हैं कि मुख्तलिफ कंटेंट को कैसे टीच करना है। तो उसके लिए हमें टीचर को ट्रेन करना है, ना सिर्फ टीचिंग के लिए, बल्कि जब आप स्कूल के अंदर मौजूद होते हैं तो सिर्फ आपने टीच नहीं करना होता, आपके पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। लाइक आपने स्टूडेंट का डिसिप्लिन मैनेज करना है, आपने असम्बली कंडक्ट करवानी है, आपने जो है वो टाइम टेबल्स बनाने हैं, आपने जो ख़तो किताबत होती है हायर अप्स के साथ उसमें आपने इन्वॉल्व होना है, पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग करवानी है, बाकी भी जो स्कूल के मामलात हैं, बिल्डिंग के मामलात हैं, और जो एम्प्लॉयज़ के साथ डीलिंग है, कोलीग्स के साथ मामलात हैं, वो सब में आपको उनको ट्रेन करना है। ठीक है, लेसन प्लान डेवलप करने में आपने उनको ट्रेन करना है कि किस तरह इफ़ेक्टिव लेसन प्लानिंग आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए ना हमें कॉन्स्टेंटली जो है और कंटिन्यूसली ट्रेनिंग सेशन रखने चाहिए टीचर्स के। जो ज़रूरत है उनको अपडेट करने की। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। पिछले कुछ अर्से पहले हमने प्रोफेसर्स की और एसोसिएट प्रोफेसर्स की और कॉलेज साइड पे प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग करवाई। तो वो उनका ये कहना था कि हम तो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, हमें ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है या हमें अपडेट करने की क्या ज़रूरत है, हम तो ऑलरेडी सीखे हुए लोग हैं, इतना अर्सा से टीचिंग लर्निंग कर रहे हैं। तो मैंने उनको ये जब पहला लेक्चर दिया तो मैंने उन्हें बताया कि देखें जो भी चीज़ आप सीखते हैं वक्त के साथ साथ उसमें वेरिएशन आती रहती है।
तो अगर हमें वक्त के तकाज़ों के मुताबिक टीच करना है और नए नॉलेज के मुताबिक टीच करना है, बेटर एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस लानी है, और एजुकेशन की फील्ड में अगर हमने सस्टेन करना है एज ए लेजेंडरी एजुकेशनिस्ट, तो फिर हमें अपने आप को ट्रेन करना है, अपडेट करना है। तो ट्रेनिंग की उन्हें बड़ी ज़रूरत है और कॉन्स्टेंटली और कंटिन्यूसली आप उनकी ट्रेनिंग करें, ये उनकी नीड है, ठीक है। फिर उनकी लैंग्वेज डेवलप करें, कम्युनिकेशंस बेहतर करें, उनको बताएं कि हाउ टू कम्युनिकेट विद टीचर्स, हाउ टू कम्युनिकेट विद स्टूडेंट्स, हाउ टू कम्युनिकेट विद पेरेंट्स। तो वो जो एक कम्युनिकेशन है वो आप उन्हें सिखाएं, क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स उन्हें बताई जाएं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें उनकी ज़रूरत है कि उनको अपडेट किया जाए ताकि वो जो तकाज़े हैं दौरे हाज़िर के उनके मुताबिक टीचिंग कर सकें। बड़ी अच्छी बात जो आपने लाइब्रेरीज़ के हवाले से की है, इसको मैं रियली अप्रिशिएट करना चाहूँगी, क्योंकि ये एक हकीकत है कि अगर हम लाइब्रेरीज़ की तरफ फोकस करें तो डेफ़िनेटली हमें करंट प्रैक्टिसेस का पता चलेगा, प्रैक्टिकल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स का पता चलेगा, और ये वो एरिया है जिसको हकीकत में निगलेक्ट किया जाता है हमारे कॉलेजेस में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, इसको इतना फोकस नहीं किया जाता। तो डेफ़िनेटली ये एक चीज़ जो है सबसे ज़्यादा फोकस की जाए तो डेफ़िनेटली इम्प्रूवमेंट्स आएगी। तो डॉक्टर साहब, आपने एक वर्ड और बोला, लेसन प्लान। ये वर्ड बड़ा हमें सुनने को मिलता है, तो आप हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि एक्चुअली लेसन प्लानिंग क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। ओके डॉक्टर साहब, ये जैसे मैंने बताया कि टीचर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और ट्रेनिंग जब करेंगे तो उनको उस ट्रेनिंग में लेसन प्लान बनाना भी सिखाया जाएगा, कैसे डेवलप करना है और कैसे फिर इम्प्लीमेंट करना। तो आपका क्वेश्चन है लेसन प्लानिंग से रिलेटेड। लेसन प्लानिंग बेसिकली एक प्रोसेस है टू प्लान अ लेसन, ठीक है। सिस्टमेटिक वे में आप लेसन प्लान करते हैं। अब जब आप सिस्टमेटिक वे में लेसन प्लान करते हैं तो उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। ये ऐसे ही ना, जैसे आपने कोई चाय बनानी है तो चाय में आपके इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं, आपको पत्ती चाहिए है, दूध चाहिए है, मीठा के लिए शुगर चाहिए है, और आपको वो चाय तैयार हो जाएगी। तो ये अगर आपने लेसन प्लान बनाना है, एक प्रोसेस है जिसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप डालेंगे तो वो लेसन प्लान बन जाएगा। अब उस इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या है जो अहम बात है, 3 चीज़ें हैं। एक, आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ये आपने टारगेट करना है। सेकेंडली, आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी का प्रोसेस, और थर्ड में आपकी असेसमेंट। अगर ये 3 चीज़ें आप इकट्ठी कर लेते हैं, इनको मैनेज कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं इनके बारे में, तो वो जो प्रोसेस होगा वो लेसन प्लानिंग कहलाएगा। ठीक है। तो सर डॉक्टर साहब, इसके कोई स्टेप्स हैं? बिल्कुल। लेसन प्लान जब आप करेंगे, जब इन चीज़ों को आप इन डेप्थ देखेंगे, तो हम एक अच्छा लेसन प्लान तभी बना पाएंगे जब हम डिटेल के साथ चीज़ों को जो है वो लिखेंगे और बाकायदा डॉक्यूमेंट करेंगे। अब जैसे आपने सवाल किया कि लेसन प्लान के स्टेप्स क्या हैं, तो मैं आपको स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं और जिन्होंने जाके अभी लेसन प्लान बनाने हैं अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान, उनके लिए भी आप नोट डाउन कर लें। ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं और आपको ये लर्न करना है। एक तो इनकी स्टेजेस को लर्न करना है कि पहले क्या लिखना है और बाद में क्या लिखना है, इसके ऑर्डर को भी लर्न करना है, और उस जो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट है उसके अंदर क्या लिखना है। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर जो है ना वो लर्न करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब भी लेसन प्लान कोई टीचर बनाएगा ना, तो सबसे पहले वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देगा जो लिखेगा, जैसे ग्रेड, किस ग्रेड के लिए आप बना रहे हैं लेसन प्लान। नंबर 2, आप ये बताएंगे ऊपर के टॉपिक कौन सा आपने कवर करना है। एक टॉपिक, सब्जेक्ट और ग्रेड, ठीक है, और फिर टाइम, यानी कितनी देर के लिए ये लेक्चर है या लेसन है, यानी ये चीज़ें भी प्लान करनी जी, ये बतानी है आपको। क्योंकि लेसन प्लान आप बाज़ दफ़ा दूसरों के लिए भी बनाते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है। आपने एक पूरा यूँ कह लें कि एक मैनुअल भी बाज़ दफ़ा डेवलप करते हैं कि कोई और भी उसको इस्तेमाल कर सकें। तो आपको ग्रेड भी लिखना है, आपको जो है ना टाइटल भी लिखना है लेसन का, किस बुक का है वो टॉपिक, वो भी मेंशन करना है, और कितनी देर, टाइम कितना होगा, ये सबसे पहले आपने ये इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं या लर्निंग आउटकम्स हैं। अब लर्निंग आउटकम्स आपने हमेशा बिहेवियरल टर्म्स में लिखी जाती हैं। आपको मैं ये स्टूडेंट्स के लिए भी क्लियर कर दूं कि आफ्टर रीडिंग दिस लेसन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू परफॉर्म दिस टास्क। विल बी एबल टू का मतलब है कि ये बिहेवियरल टर्म्स में लिखी जाएंगी।
तो सबसे पहले आपने इंस्ट्रक्शनल जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो लिखनी है, और वो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स या बिहेवियरल फॉर्म में लिखनी है। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू दिस, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू परफॉर्म दिस, इस टाइप में आपने लिखनी है। अच्छा, ये बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये जब आप लिख लेंगे ना तो आप फोकस हो जाएंगे पूरे लेसन में कि अब हमने अचीव क्या करना है, टारगेट सेट हो जाएगा। ये आप 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम 5 सफिशेंट होंगी एक लेसन के लिए। अच्छा, जब आप ये लिख लें तो उसके बाद आपने प्री रिक्विजिट्स लिखने हैं कि ये टॉपिक है, इससे पिछले जो कॉन्सेप्ट हैं वो कौन कौन से हैं जो आने चाहिए आपको लाजमी। जैसे कुछ साइंस के सब्जेक्ट्स हैं ना, मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है, उनमें आपको पता है आइडियाज़ कनेक्टेड होते हैं। अगर आपने सेकंड कॉन्सेप्ट सीखना है तो आपको पहले एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। तो प्री रिक्विजिट्स बाज़ दफ़ा में लिखनी पड़ती हैं कि अगर आज हम पढ़ रहे हैं सीक्वेंस को देखना, सम ऑफ पोलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं ना, तो पहले क्या पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट है, क्या आपके पास जो है वो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, क्या आपके पास पावर का कॉन्सेप्ट है, इंडिसेस का कॉन्सेप्ट है। अगर वो हैं तो फिर आप सम ऑफ पोलिनोमियल या एडिशन ऑफ पोलिनोमियल उस तरफ चले जाएंगे। तो जो भी आपका टॉपिक है उससे बाज़ दफ़ा कुछ प्री रिक्विजिट्स होती हैं, वो आपने उस लेसन प्लान के अंदर लिखनी है कि ये वाली चीज़ें लाजमी आपको आनी चाहिए या पता होना चाहिए अगर आपने ये लेसन पढ़ना है तो। अच्छा, फिर थर्ड स्टेज पे मटेरियल्स आपने लिखने हैं, कौन कौन से फिजिकल रिसोर्स आपको चाहिए है उस लेसन के लिए। मिसाल एड्स भी कह सकते हैं, बिल्कुल AV एड्स भी कह सकते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स भी कह सकते हैं। उसमें चार्ट्स, वाइट बोर्ड, मार्कर, व्हाटएवर, चाक अगर है, ब्लैक बोर्ड है तो चाक चाहिए होगा, डस्टर चाहिए, बुक्स भी बिल्कुल, क्योंकि हम अक्सर जो गवर्नमेंट साइड पे पढ़ाते हैं वो टेक्स्ट बुक टीचिंग होती है, तो बिल्कुल बुक भी ऑडियो विजुअल एड का एक हिस्सा होगा। बुक भी हो सकता है, नोट्स भी हो सकते हैं, हैंड रिटन आपके कुछ पॉइंट्स भी हो सकते हैं, फ्लिप चार्ट्स हो सकते हैं, फ्लैनल बोर्ड हो सकता है, आपका मल्टीमीडिया हो सकता है। तो वो तमाम चीज़ें आप लिखेंगे कि मैं इवन सीज़र कोई कटिंग करवानी है, कोई एक्टिविटी करवानी है, तो आपको अगर पेजेस चाहिए तो वो भी आप लिखेंगे कि मुझे इस पर्टिकुलरली पूरे लेसन के लिए कौन कौन से मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, वो आप मेंशन करेंगे। उसके बाद चौथे नंबर पे आपने ये बताना है कि टीचिंग मेथड्स कौन सा होगा, यानी आप कोलैबोरेटिव टीचिंग करने जा रहे हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग करवाएंगे इस टॉपिक के लिए, आप लेक्चर मेथड का हम डिस्कशन करवाएंगे या आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूज़ करेंगे। ये आपने बताना है, क्लियरली कैटेगोरिकली मेंशन करना है कि कौन से टीचिंग मेथड्स या टेक्निक्स आप यूज़ करने जा रहे हैं इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाने में आपने करना ये है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स की आप तवज्जो हासिल करना चाहते हैं उस टॉपिक की तरफ, वो तो मतवज्जे हो जाएं, तो आपको कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स देनी है, जैसे आप ये कह सकते हैं कि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में आता है। अच्छा, अब ये कहते हैं ना, साथ ही वो अटेंटिव हो जाते हैं कि यार ये तो पेपर में आता है, तो इसको तो सुने ये क्या है, और आप ये कहें कि ये बड़ा आसान टॉपिक है, चाहे आपको पता है कि वो मुश्किल है, उसमें कोई कम्प्लेक्सिटी करनी है, अटेंशन सीख करनी है वेरी फर्स्ट ना। जब टॉपिक को आपने इंट्रोड्यूस करवाना है कि आज हमने ये चीज़ पढ़नी है और आप बोर्ड पे वो टॉपिक लिखेंगे, तो आपने साथ उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है ताकि स्टूडेंट्स आपकी तरफ अटेंटिव हो जाए। अच्छा, जब टॉपिक बता देंगे, अब यहाँ से एक चीज़ आपने ये भी नोट करनी है कि जो टोटल आपका टाइम है, फ़र्ज़ कर लें 40 मिनट्स का लेक्चर है या 1 आवर का लेक्चर है, तो आपकी टाइमिंग यहाँ से साथ साथ उसके अंदर एंटर होती जाएगी। जैसे इंट्रोडक्शन है तो आप उसके आगे मेंशन करेंगे रिटन डॉक्यूमेंट के अंदर कि इंट्रोडक्शन मैंने कितने मिनट में लगाना है, यानी 2 मिनट का इंट्रोडक्शन दूंगा टॉपिक का या 5 मिनट का दूंगा, और कैसे दूंगा वो आपने डॉक्यूमेंट करना है कि इंट्रोडक्शन जो भी आप टॉपिक इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, बोर्ड पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोर्ड के ऊपर, ठीक है, और उस वक्त क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स को टेंटेटिव करवाने के लिए, तो ये आपने डॉक्यूमेंट करना है। इसके बाद जब टॉपिक इंट्रोड्यूस करवा देता है टीचर, तो फिर वो प्रीवियस नॉलेज चेक करता है उस टॉपिक के बारे में कि स्टूडेंट्स ऑलरेडी पहले क्या जानते हैं, क्योंकि फ़र्ज़ कर लें 9th की क्लास है ना, तो अगर 4 सेक्शन है तो चारों सेक्शन में प्रीवियस नॉलेज, हर स्टूडेंट क्लास का अपना एक टेम्पो होता है,
तो वो डिफरेंट आपको मिलेगा। तो हम पीके टेस्टिंग जो टर्म बोलते हैं वो बिल्कुल पीके जो नॉलेज या पीके नॉलेज का मतलब है कि प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, बिल्कुल वो इसीलिए है कि आप ये जानना चाहते हैं कि पहले इनको क्या आता है। मे बी उनमें से पूरी क्लास ऐसी हो जिसने ऑलरेडी वो टॉपिक या कॉन्सेप्ट सीखा हुआ हो, तो आप अगर सिखाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, वो इंटरेस्ट भी नहीं होगा स्टूडेंट्स का उसमें। तो आप पहले ये जानते हैं, कुछ सवालात करते हैं आप, ठीक है। आप बाकायदा जब लेसन प्लान बनाते हैं तो आप लिखते हैं कि मैं प्रीवियस नॉलेज जब चेक करूँगा तो मैं ये वाले सवाल करूँगा, और सवालात की फॉर्मेशन भी बताते हैं कि पहले ये सवाल करूँगा फिर ये, और ये भी लिखते हैं बाकायदा कि वो स्टूडेंट्स बोर्ड पे आके उसका जवाब देंगे या आप उनसे वर्बली पूछेंगे, ठीक है। और आप क्या नाम लेके स्टूडेंट्स को बुलाएंगे कि आए और बोर्ड पे उसका जवाब लिखें, या आप उनसे वर्बली पूछ लेंगे उस्मान तुम बताओ, शाहिद तुम बताओ। तो ये आपने बाकायदा उसमें लिखना होता है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के उसमें, और ये भी मेंशन करेंगे कि कितनी देर का होगा। जनरली स्पीकिंग के 5 मिनट सफिशेंट होते हैं प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए। अच्छा, इसके बाद फिर आगे जो मेजर डेवलपमेंट है आपके लेसन की वो शुरू हो जाती है। आपने जो पूरा लेसन डिलीवर करना होता है उसमें जो एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, प्रेजेंटेशन का फेज़ ये मेन लेसन प्लान आपका यहाँ से शुरू होता है पीके नॉलेज के बाद। पीके नॉलेज टेस्ट कर लिया, अब उसके बाद आपने डेवलपमेंट की स्टेज आ गई जहाँ पे आपने मैक्सिमम पोर्शन गुजारना है। उसमें आप बताएंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाएंगे, उनकी तरतीब क्या होगी, क्या कहीं पे कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क होगा, क्या कहीं पे लेक्चर होगा, कोई डेफिनेशन आपने बतानी है या उनसे पूछनी है, कोई डायग्राम बनवानी है, वो सारी डिटेल विद टाइम कि ये एक्टिविटी इतनी देर में होनी है, ये वाली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो प्रोजेक्ट है वो इतनी देर में होना है, यहाँ पे डेफिनेशन को बताने में इतनी देर लगेगी और ये वाली डेफिनेशन बताई जाएगी और इस तरीके से बताई जाएगी। अच्छा, जब ये कर लेंगे उसके बाद आपने करनी है रिकैप्चुलेशन, जो समरी कह लें, जो आपने पढ़ाया है सारा उसको आप सम अप करेंगे। जो जनरली स्पीकिंग के जो आपकी मेजर प्रेजेंटेशन है ना वो 20 to 25 मिनट्स में कवर हो जानी चाहिए। फिर रिकैप्चुलेशन में आप 2 मिनट लगा लें, 5 मिनट, 2 to 5 मिनट्स आप रिकैप्चुलेशन को दे दें। आप रिकैप कर दें पूरे लेसन का कि क्या आज आपने पढ़ाया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि है वो असेसमेंट है, ठीक है। आप फिर असेस करते हैं कि क्या वो जो मैंने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव सेट किए थे क्या ये अचीव भी इन्होंने किया है कुछ के नहीं किया, तो आप उसके लिए वर्बल क्वेश्चनिंग करते हैं या आप क्लासरूम कोई टेस्ट ले लेते हैं MCQs बेस्ड। रिकैप्चुलेशन करने के बाद आप ये काम करते हैं तो आपको असेसमेंट हो जाती है कि क्लास को आपके लेसन के लेक्चर की या कॉन्सेप्ट जो आपने दिया वो समझ आ गई है कि नहीं आई, ठीक है। और उसके बाद ये भी जो रिकैप्चुलेशन है ये 5 to 10 मिनट्स में आप कर सकते हैं। और लास्टली होमवर्क, वो आपने मेंशन करना है कि क्या होमवर्क देना है इस लेसन से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स घर से जाके करके आएंगे, वो आप क्वेश्चंस की सूरत में दे सकते हैं जो सिमिलर क्वेश्चंस हों, ठीक है। सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हो, कोई लिखने के लिए कोई एक्टिविटी दे सकते हैं, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं जिसको वो सॉल्व करके नेक्स्ट डे लाएंगे। तो ये एक कंप्लीट स्टेप्स हैं लेसन प्लानिंग के, और ये वेरी कर सकते हैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, कंटेंट टू कंटेंट और मेथडोलॉजी टू, जैसे मेथड बदलेंगे तो थोड़ा थोड़ा इसमें कुछ ना कुछ 1-2 इंग्रेडिएंट्स शफल कर जाएंगे, कुछ की हमें ये जर्नल स्टेप्स हैं। तो आप एज ए टीचर जो है ना अपनी ज़रूरत के मुताबिक कुछ चीज़ें और भी इसमें ऐड अप कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जिस तरह से आपने हमें स्टेप्स बताए हैं, सीक्वेंस बताया है, इससे एक चीज़ तो ये समझ में आती है कि कितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज और कितना ज़्यादा प्लान हो के टीचर को क्लासरूम में जाना चाहिए। और जब ये भी स्पेसिफाई करना है कि हमने एवियर्स कौन से इस्तेमाल करने हैं, तो फिर आपकी और भी प्रेपरेशन हो जाती है कि आपने अगर जैसे अगर आपने बारिश का कॉन्सेप्ट देना है तो आपने कॉटन वाला कोई चार्ट लेके जाना है तो आप वो भी लेके जाएंगे, आप उसे भी तैयार करेंगे। तो लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि आपने टाइम भी मेंशन करने हैं कि किस पोर्शन को हम किस स्टेप को कितना टाइम देंगे, तो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि क्या डॉक्टर साहब ऐसा पॉसिबल है कि आप मतलब आप इस लेसन प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो ना कर सकें, कोई टाइम की वेरिएशन हो जाए या किसी भी वजह से, तो ऐसी सिचुएशन में क्या टीचर के पास इतनी फ्रीडम है कि वो थोड़ा सा डेविएट करे? बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने की। ये ऑब्वियस है, नेचुरल एक फैक्ट है कि जब आप प्लान करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके प्लान के मुताबिक सारी चीज़ें हों। आपने प्लान किया 1 आवर का लेसन,
लेकिन जब आप क्लास में जाते हैं तो बाज़ दफ़ा और अक्सर औक़ात सिचुएशंस बदल जाती हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप अकॉर्डिंग टू प्लान ही हमेशा चलेंगे और 100% ऐसे ही रहेगा। तो आपको सिचुएशंस के मुताबिक जो है ना वो चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। बिल्कुल ये फ्लेक्सिबिलिटी है टीचर के पास कि वो चाहे तो उस प्लान के मुताबिक चलते हुए जहाँ जहाँ उसको वेरिएशन लगे, जैसे हम कहते हैं ना टैक्टिक यूज़ करना, सडन इन्वेंशंस या जो सडन हम कोई चीज़ें एक्टिविटीज़ कर देते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द क्लास, अकॉर्डिंग टू द बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। और आप टारगेट ज़हन में होना चाहिए, फोकस आपको पता हो कि मैंने अचीव क्या करना है। यस यू कैन वेरी। तो डॉक्टर साहब बाज़ दफ़ा ऐसा भी तो होता है ना कि आपकी क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर होता है और आप जो हैं वो चीज़ों को वैसे मैनेज नहीं कर पाते। तो मैं ये चाहूँगी कि आप हमारे स्टूडेंट्स को ये भी बताएं कि एक्चुअली वो कौन से स्टूडेंट होते हैं जिनको हम ये कहते हैं कि ये स्टूडेंट्स हैं, इनके डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर्स हैं। थोड़ा सा इस पर भी थोड़ा सा बताएं कि ये क्या है, कौन से स्टूडेंट्स होते हैं। बिल्कुल क्लासरूम के अंदर चूँकि हर टाइप के स्टूडेंट होते हैं, और स्पेशली जब आप नेशनल लेवल पे फेडरल में किसी स्कूल में टीच कर रहे हो तो आपके पास डिफरेंट जो रीजन्स के लोग होते हैं, डिफरेंट सोशो इकनॉमिक बैकग्राउंड के लोग होते हैं, तो आपके पास डिसिप्लिन के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जनरली स्पीकिंग जो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम हम अक्सर फेस करते हैं टीचिंग करते हुए, वो फ़र्ज़ कर लें या तो खाना खा रहे होते हैं, ईटिंग कर रहे होते हैं ड्यूरिंग क्लास, ये एक प्रॉब्लम सामने आता है, या वो एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते दूसरे स्टूडेंट्स को, बुलिंग वगैरह करते हैं, नाम डिफरेंट रखे होते हैं स्टूडेंट्स ने, हरेसमेंट करते हैं, मेल की भी हरेसमेंट करते हैं और मेल्स जो हैं वो फीमेल्स को भी हरास करते हैं, टीचर स्टूडेंट्स को भी हरास करते हैं। ठीक है। हरासमेंट के जो है ना वो प्रॉब्लम्स जो है ना वो सामने आते हैं। जैसे आपने बुलिंग का कहा, बुलिंग करते हैं स्टूडेंट्स, और बाज़ दफ़ा ये कि टीचर पढ़ा रहा होता है, स्पेशली जो जिसने ज़्यादा लिखना होता है, तो अक्सर देखा गया कि स्टूडेंट्स उस टीचर को ज़्यादा परेशान करते हैं जिसने बोर्ड ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। अच्छा। और वो अक्सर उस टीचर को बाज़ दफ़ा हमने सुना कि किसी स्टूडेंट ने चौक मारा है क्योंकि वो लिख उधर रहा था, बोर्ड की तरफ उसका मुंह था, तो वो चौक उसको लग गया, पेपर का कुछ बना के जहाज़ फेंक दिया, या जो है वो आवाज़ें निकाल ली। तो ये मुख्तलिफ ये बिहेवियर्स हैं जो वो शो करते हैं। इवन ये कि अब्यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेज अब्यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ नाम रख देते हैं स्टूडेंट्स के। तो ये इस तरह के जनरली जो है ना वो प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब ये जो प्रॉब्लम्स तो आपने हमें बता दिए, अब आप हमारे स्टूडेंट्स को ये भी बताएं कि इनको मैनेज कैसे करें। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं उनको पता होना चाहिए, कुछ स्ट्रेटजीज़ पता होनी चाहिए जिससे वो स्टूडेंट्स के जो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। तो मैं इनको ना आपको कुछ स्ट्रेटजीज़ ऐसी बताता हूँ जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होंगी, जो हमारे प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं। फ़र्ज़ कर लें अगर आपको ये लगे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर शो कर रहे हैं, क्योंकि ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स हैं, तो ये ऑब्वियस है कि नेचुरल है कि ये उन्होंने डिसिप्लिन को ख़राब करना है या डिसिप्लिन को आप वो उस तरह इन्वायरमेंट को ख़राब करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ जो है ना वो टीचर के एंड पे ये है कि टीचर को अपने सब्जेक्ट नॉलेज पे कमांड होनी चाहिए। आपके आधे मसाइल इसी से हल हो जाते हैं। यानी अगर आपको सब्जेक्ट तैयार नहीं है ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट तैयार नहीं है जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो फिर ये जितने मैंने मसाइल बताए हैं ना स्टूडेंट्स के बिहेवियर, इससे भी ज़्यादा आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लास वेल मैनेज्ड रहे और जो स्टूडेंट्स के बिहेवियरल इश्यूज़ हैं वो आपको फेस ना करने पड़ें, तो आपको अपना सब्जेक्ट ज़रूर तैयार करना है जो भी आप टीच करने जा रहे हैं। एटलीस्ट आपको क्लियर हो कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। अच्छा, सेकेंडली मैं कुछ चीज़ें जो है सजेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे आप ग्रुप एक्टिविटीज़ करवा लें, यानी स्मॉल ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर दें और उनको कोई टास्क दे दें जो वो कंप्लीट करें, और आप एज ए फैसिलिटेटर फैसिलिटेट करें और हर ग्रुप में जाएं और देखें कि वो क्या एक्टिविटीज़ करें। वो जो एक लार्ज जो क्लास में एक्टिविटी होती है या मज़ा होता है, ये शरारत की जाती है और सारी क्लास जो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और वो फोकस नहीं रहता।
छोटे ग्रुप्स में आप डिवाइड कर देंगे तो उनकी जो शरारत है वो सिर्फ छोटे ग्रुप तक के लिए होती है, बाकी क्लास अपना काम करती रहती है और टीचर की नज़र में होता है कि कौन सा ग्रुप क्या एक्टिविटी कर रहा है। तो स्मॉल ग्रुप्स जो है ना वो बना देने चाहिए और उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ दे देनी चाहिए। फिर अपने लेसन को इंटरेस्टिंग बनाएं, वो बोर ना हो रहे हों। अक्सर वो स्टूडेंट्स बिहेवियरल इश्यूज शो करते हैं जो अनॉयड होते हैं या आपके एटीट्यूड से या आपके जो आपका कंटेंट है वो बोरिंग होता है और वो चाह रहे होते हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जिससे उनको थ्रिल मिले। ठीक है, तो वो अगर थ्रिल आपने लानी है तो आप उनको मोटिवेट करें, कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ाएं, इंटरेस्टिंग ऐसा कंटेंट इंटरेस्टिंग बना दें कि उनका इंटरेस्ट उसमें मौजूद रहे। इंटरेक्टिव बनाएं, वन वे ना हो, खाली आप ट्रांसमिशन ना करते रहें, उसको आप ट्रांसफॉर्मेशनल लेवल पे लेके जाएं, ट्रांजैक्शनल लेवल पे लेके जाएं, टू वे कम्युनिकेट करें। ठीक है, अपने लेसन को इतना बनाएं कि वो इंटरेक्टिव रहे, आप उनके साथ बातचीत करें। फिर वो स्टूडेंट्स जो शरारती होते हैं क्लास में, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उनसे क्वेश्चनिंग करें, उन्हीं से सवाल करें और टीचर को पता चले, उनको इन्वॉल्व करें। ठीक है, उनको एक्टिवली इन्वॉल्व करें जो आपकी एक्टिविटी है क्लासरूम की। यानी उनसे नाराज होने की बजाय आप नहीं, नाराज तो बिल्कुल, टीचर को पेशेंट शो करनी है, वो आप पेशेंस रखे, बर्दाश्त करे और बड़े सब्र के साथ वो उनसे ही सवाल करे, उनको एक्टिवली इन्वॉल्व कर ले। ठीक है, पता होता है टीचर को कि 4-5 और हर क्लास में 4-5 ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो उन्हीं से सवाल कर ले, तो वो थोड़े से कॉन्शियस में आ जाएंगे कि मेरे से सवाल हो जाना, अब सर ने मेरे से पूछ लेना। ठीक है, फिर जैसे मैंने कहा कि उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाएं, उसके अंदर उनको डिसरिस्पेक्ट ना करें, यानी उनकी ऐसे ना हो कि आप उनकी तौहीन करें क्लासरूम के अंदर, स्पेशली उनको बुरे अल्फाज से बुलाएं या उनको हरासा करें या आप उनको मारें पीटें या उनको सजाएं देना शुरू कर दें, ये बिल्कुल ना करें, या क्लास से बाहर निकाल दें। ये तो एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की बात होगी कि जो कंटेंट आप उन्हें पढ़ाना चाह रहे हैं वो क्लास से बाहर खड़ा वो सुन नहीं पा रहा या वो समझ नहीं पा रहा, तो ये टीचर का फेलियर होगा कि वो क्लास से टीचर स्टूडेंट को बाहर निकालता है। वो क्लासरूम के अंदर रहते हुए उनको इन्वॉल्व करे। ठीक है, तो डॉक्टर साहब जैसे बाज़ दफ़ा पेरेंट्स बच्चों को किसी नाम से बुला लेते हैं, कोई स्पेसिफिक, जैसे आपको कोई किसी का कलर बहुत ज़्यादा वाइट है तो उसके लिए कोई नाम बोल दें, तो अभी आपने कहा कि इस तरह के नाम ना बोलें, तो क्या ये टीचर को नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है एक्टिविटी? नहीं, बिल्कुल ज़ाहिर ये ठीक नहीं है। मैं तो इसको इस तरह नहीं देखता कि टीचर को स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करनी है, उसको रोल मॉडल बनना है। स्टूडेंट्स 50 देख रहे होते हैं एक टीचर को, और एक टीचर 50 के लिए रोल मॉडल होता है। तो जो भी आपने एक्शंस करने हैं आप ये सोच के करें कि कल इन्होंने भी आगे ये वाली ट्रैवल करनी है चीज़ें, तो आपको एज ए रोल मॉडल बनना है और कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी, ऐसे नामों से नहीं बुलाना कि वो और जाके लोगों को उन नामों से बुलाएं। ठीक है, तो आपने रोल मॉडल बनना है और उनको फोकस करवाना, उनको हर स्टूडेंट के अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटीज़ होती हैं, आप उनकी एबिलिटीज़ को, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करें और अकॉर्डिंगली उनको फिर मैनेज करें। ठीक है, इसके साथ ही हम आज का प्रोग्राम जो है, जैसा कि यूनिट नंबर 8 इसका फर्स्ट पार्ट है और इसको हम कंक्लूड करते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कशन की कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, टीचर्स के क्या प्रॉब्लम्स हैं, टीचर्स की क्या नीड्स हैं, और एक बड़ी अहम बात जो आज के प्रोग्राम में हम कंक्लूड करेंगे वो ये है, डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर टीचर क्लास को अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहता है तो टीचर को चाहिए कि वो वेल प्रिपेयर्ड होके जाए, वो लेसन को प्लान करके जाए, तभी वो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर्स को भी कंट्रोल कर लेता है। और हकीकत ये है कि जब टीचर तैयार होकर नहीं जाते, टीचर को कंटेंट तैयार नहीं होता, तो स्टूडेंट्स भी बुलिंग करते हैं और टीचर ख़ुद भी कंफ्यूज रहता है। तो ये सबसे अहम बात थी जो हमारे स्टूडेंट्स को समझने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह ताला हम इसी यूनिट के पार्ट 2 के साथ नेक्स्ट प्रोग्राम में आएंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की और डेफिनेटली ये हमारे प्रॉस्पेक्टिव टीचर्स के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, इन सर्विस टीचर्स के लिए बड़ी अहम होगी, कारआमद होगी। आपने हमें बताया कि किस तरह से थ्योरी से प्रैक्टिकल चीज़ों में हमने जाना है, प्रैक्टिकल चीज़ें और होती हैं। और इस दुआ के साथ मैं आज के प्रोग्राम को
कंक्लूड करूँगी कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफ़िज़।